हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से पढ़ा रही हूं, तो क्लास 6 क्लास 7 कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की आज से शुरुआत हो रही है। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। आप लोगों ने देखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे लिखा है, मैं जानता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो दोनों से ही हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से भी और जंतुओं से भी। आगे लिखा है, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण। अब लिखा है कृषि पद्धतियों के बारे में कि कौन कौन सी कृषि की पद्धतियां हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कृषि की पद्धतियों के बारे में। लिखा है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया था। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो चलिए अब कृषि पद्धतियों के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। आगे लिखा है, इसमें जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये 2 वर्गों में लिखा हुआ है। रबी और खरीफ की फसलें लिखी हुई हैं। जायद की भी फसल होती है, तो क्षेत्र के हिसाब से उसे उगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। पहली फसल लिखी हुई है खरीफ की फसल। तो लिखा है, यह वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें जो हैं जून से सितंबर के बीच में बो ली जाती हैं और नवंबर तक इन्हें काट लिया जाता है। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब आते हैं। इसके अलावा बाजरा है, शकरकंद है, ये सब भी, ज्वार है, ये भी खरीफ की फसल के अंतर्गत ही आता है। अगली है रबी की फसल।
रबी की फसल जो है शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी फसल के रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो जो अभी फसल काटी जा रही है, आप लोगों ने खेतों में देखी है, जो फसल अभी कटने के लिए तैयार है वह फसल होती है रबी की फसल। अभी खेतों में गेहूं कहीं कहीं पर काट लिया गया है और कहीं पर कटने के लिए अभी बचा हुआ है। तो ये सभी फसलें हैं रबी की फसल। इन्हें अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया गया था और मार्च से अप्रैल के बीच में इन्हें काट लिया जाता है। तो ये तो पढ़ लिया खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब लिखा है आधारित फसल पद्धतियां। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां हैं जो आगे दिए गई हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लिखा है मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई की जाती है। बुआई यानी बीज को खेतों में बोना। आगे लिखा है खाद एवं उर्वरक देना। जब बीज बो दिए जाते हैं उसके बाद खाद और उर्वरक उसमें डाले जाते हैं। फिर सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, उसके बाद भंडारण। तो इन्हीं सब के बारे में नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना, यानी खेत की मिट्टी को किस प्रकार फसल के लिए तैयार किया जाता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि मिट्टी को तैयार किया जाए। कैसे तैयार किया जाए? मिट्टी को पलटा जाए, पोला बनाया जाए, क्योंकि जो जड़ें हैं भूमि में गहराई तक तभी जा सकेंगी जब मिट्टी पोला होगी। आगे लिखा है पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो नीचे लिखा हुआ है क्यों आवश्यक है कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण यही है, मिट्टी को तैयार करना। इसके लिए क्या किया जाता है? मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, पोला बनाया जाता है ताकि जो जड़ें हैं वो भूमि में गहराई तक जा सकें और श्वसन भी कर सकें। अगला चरण क्या है? इसके पहले और भी लिखा है उलटने पलटने में के लिए और क्या क्या करना है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। आपने देखा होगा प्राचीन समय में क्या किया जाता था, हल से जुताई की जाती थी और हल में क्या लगाई जाती थी, बैल जुताई किया करते थे। अब जो है ट्रैक्टर से जुताई की जाती है। आधुनिक युग है, वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, कृषि जो है पहले से अब सरलता से की जा सकती है। पहले जानवर द्वारा खेत जोते जाते थे, बैल लगाए जाते थे उसमें, लेकिन अब ट्रैक्टर से ये कार्य आसानी से और कम समय में हो जाता है। तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है वह जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है।
जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो जुताई में क्या होता है कि कभी कभी खेत बहुत सूखा होता है, उसकी मिट्टी सूख जाती है, तो पहले उसमें पानी लगाया जाता है, उसके बाद जुताई की जाती है। कभी कभी क्या किया जाता है कि जुताई के समय खाद दे दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। और बुआई और सिंचाई से पहले खेत को समतल भी करना आवश्यक है। तो ये तो पढ़ लिया कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है, जुताई के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कृषि औजारों के बारे में कि कृषि में कौन कौन से औजार उपयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। कौन कौन से हैं औजार? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो सबसे पहले लिखा है हल के बारे में। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये प्राचीन तो इस चित्र में आप हल देख सकते हैं। ये जोत है, ये फाल है नीचे की तरफ लगा, ये हल सैफ्ट है। तो इसका उपयोग आज से काफ़ी समय पहले किया जाता था, अब शायद ही इनका उपयोग किया जाता हो। अब आधुनिक उपकरण आ गए हैं, जुताई ट्रैक्टर से की जाने लगी है, बैलों का उपयोग अब नहीं किया जाता है। आगे लिखा भी है कि आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह हल की जगह ले रहे हैं। यानी जो पहले लकड़ी के हल बनाए जाते थे, उसकी जगह अब लोहे के हल आ गए हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखा है कुदाली के बारे में। हल के बारे में पढ़ लिया, कुदाली क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यहाँ इस चित्र में आप कुदाली देख सकते हैं। ये है पकड़, ये है हैंडल, ये जोत, ये मुड़ी हुई प्लेट और ये है छड़। तो कुदाली के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर क्या होता है इसके बारे में। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इस चित्र में आप ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा हुआ देख सकते हैं, ये पीछे लगा हुआ है। अब लिखा है बुआई। तो बुआई कैसे की जाती है इसके बारे में लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, यानी जो बीज अधिक फसल उत्पादन करते हैं उन्हीं बीजों का चयन किसान द्वारा किया जाता है। तो लिखा भी है बीजों का चयन। तो बीजों के चयन के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। क्या करना है, एक बीकर लेकर इसे आधा
पानी से भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यही एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। यानी कि बीजों का चयन आपको करना है तो आपको क्या करना है, बीजों को पानी में डालना है। जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं वो बेकार होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, निकाल कर फेंक दिया जाता है। और जो बीज तली में बैठ जाते हैं वे अच्छे होते हैं, उन्हें बोया जाता है। अब बीज बोने के जो औजार हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है परंपरागत औजार। परंपरागत औजार कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखा है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें जो कीप के आकार का आपको दिखाई दे रहा है औजार, यही बीज बोने का औजार है। ये तो वो तो पारंपरिक औजार है। अब लिखा है सीड ड्रिल के बारे में। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। इस चित्र में आप सीड ड्रिल देख सकते हैं, ये होता है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब बूझों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? पहेली क्या कह रही है? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर हाथ से उन्हें खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो बूझों के समझ में आ गया कि पौधशाला में छोटे छोटे थैलों में पौधे क्यों रखे हैं। धान जो होता है तो धान कैसे उगाया जाता है? पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। जब पौध तैयार हो जाती है तब इसे उखाड़ कर पूरे खेत में समान दूरी पर लगा दिया जाता है, यानी रोपा जाता है। और गेहूं को कैसे उगाया जाता है? गेहूं को सीधे बो दिया जाता है और उसके पौधे जो है निकल कर बड़े होने लगते हैं। इन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह नहीं लगाया जाता, सिर्फ धान को रोपा जाता है एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह। तो आगे लिखा भी है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। यदि पौधे अधिक घने होंगे तो उन्हें सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है और पौधों को समान दूरी पर रखा जाता है। अब लिखा है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि खेतों में खाद क्यों दी जाती है, क्योंकि बार बार फसलें उगाई जाती हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान खेतों में खाद डालता है। आगे लिखा है यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे
कमज़ोर हो जाते हैं। यदि आप अपनी फसल में पर्याप्त खाद नहीं देंगे तो पौधे जो है कमज़ोर हो जाएंगे और आपकी उपज भी है कम होगी। तो इसीलिए पर्याप्त खाद देना आवश्यक है। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। आगे लिखा है उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जिसे NPK कहते हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किनके उपयोग से? रासायनिक पदार्थों के उपयोग से। इन्हें फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जाता है और इनके उदाहरण क्या क्या है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और NPK। आगे लिखा है परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है कि एक किसान है अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है तो उसके खेत की मिट्टी, तो यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जाए तो खेत की मिट्टी बंजर हो जाती है। तो आप लोगों को इसे याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। आगे लिखा है खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। यही अभी बताया था कि अगर यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जाएगा तो खेत की भूमि बंजर हो जाएगी। इसीलिए फसल चक्र को अपनाना पड़ता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाया जाए, दूसरी प्रकार की फसल को उगाया जाए। आगे लिखा है पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कौन कौन से पौधे हो सकते हैं? चना है, मूंग है, मसूर, इन सब की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है उर्वरक एवं खाद में अंतर, यानी उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो उर्वरक मानव निर्मित है और ये प्राकृतिक है। अगला अंतर क्या लिखा है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये अंतर है उर्वरक और खाद में, इन्हें याद रखिएगा। आगे लिखा है खाद के लाभ के बारे में। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन
सुधर जाता है। तो ये खाद के लाभ लिखे हुए थे। अब पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। लिखा है जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आगे लिखा है पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। तो पौधे की जो जड़ें होती हैं जल का अवशोषण करती हैं, उसके साथ साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण करती हैं। पौधों में 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, यानी कि बीज शुष्क स्थिति में अंकुरित नहीं हो सकते हैं, इसलिए जल अति आवश्यक है। आगे लिखा है जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो फसल को पाले और गर्म हवा से, इसके अलावा स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी में नमी को बनाया रखा जा सके। इसीलिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो खेतों की मिट्टी गर्मियों में जल्दी सूख जाती है, इसलिए गर्मियों में अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो गर्मियों में अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है सिंचाई के स्रोत के बारे में। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब लिखा है सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी पारंपरिक तरीके से किस प्रकार सिंचाई की जाती है, इसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट। यहाँ आप देख सकते हैं ये मोट, यहाँ पर नीचे देख लीजिए चैन पंप, ये ढेकली और नीचे इसके नीचे दिखाया गया है रहट, ये रहट होता है। लिखा है जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके पढ़ लिए। अब लिखा है सिंचाई की आधुनिक विधियां, यानी आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो लिखा हुआ है सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं। पहली है छिड़काव तंत्र। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी कि जब भूमि ऊंची नीची होती है उस जगह पर इस विधि का उपयोग किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेन पाइप से ये मोटर लगा हुआ है, ये मेन पाइप है और इसी से दूसरा पाइप जुड़ा हुआ है
और ये पाइप सभी जगह लगे हुए हैं, तो इसमें इस तरीके से पानी का छिड़काव होता है जैसे वर्षा हो रही हो। अब लिखा है ड्रिप तंत्र के बारे में। छिड़काव पद्धति पढ़ लिया। ड्रिप तंत्र क्या है? ड्रिप सिस्टम। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, यानी जो जल है बूंद बूंद करके सीधा जड़ों में गिराया जाता है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं, इस चित्र में ये पाइप लगा हुआ है और ये बिछा हुआ है, जड़ों तक इसका पानी पहुँच रहा है एक एक बूंद करके। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाली क्षेत्रों के लिए वरदान है। जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब लिखा है कि फसलों में जो खरपतवार लग जाते हैं उससे कैसे सुरक्षा की जाए। तो लिखा है खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली गेहूं के खेत के निकट गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, यानी कि इन्हें उगाया नहीं जाता, ये अपने आप ही उगाते हैं फसल के साथ, तो इन्हें कहा जाता है खरपतवार। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यानी कि मुख्य फसल से जो घास फूस होती है उसे निकाल दिया जाता है, तो यह प्रक्रम कहलाता है निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इसीलिए फसल उगाने से पहले खेत को जोता जाता है ताकि उसमें जो भी खरपतवार हों उन्हें नष्ट किया जा सके। आगे लिखा है इससे खरपतवार सूख कर मर जाते हैं। तो जब खेत जोत दिया जाता है, खरपतवार जो हैं मिट्टी से उखड़ जाते हैं और सूख जाते हैं, तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी में भी मिल जाते हैं। आगे लिखा है खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पड़ एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। यानी कि जो खरपतवार नाशी होते हैं इनका छिड़काव खेतों में कर दिया जाता है, तो जो मुख्य फसल होती है उससे कोई हानि नहीं होती, सिर्फ खरपतवार ही उससे नष्ट होता है। आगे लिखा है खरपतवार को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव किसान द्वारा किया जा रहा है। अब बूझों के मन में एक सवाल आया, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, ये हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। आगे लिखा भी है, जैसा पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पड़ एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और सांस द्वारा अंदर जा सकते हैं, इसलिए अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब कटाई के बारे में पढ़ेंगे। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में लिखा हुआ है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं।
एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो हाथ से भी कटाई की जाती है दरांती की सहायता से, और मशीन का भी उपयोग किया जाता है। मशीन को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीजों यानी दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप होता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग करके अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये मशीन आप देख सकते हैं, ये फटकने यानी विनोइंग मशीन है, फटकने वाली मशीन इस चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पहेली कुछ कह रही है, उसके बारे में लिखा है कि कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। तो बिल्कुल प्रदूषण होता है, यदि खेत में कुछ जलाया जाता है तो उसे जलाया नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर कटाई पर्व के बारे में लिखा है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो कटाई के बारे में पढ़ लिया। अब फसल कटने के बाद उसका भंडारण किया जाता है, तो उसके बारे में लिखा है कि भंडारण किस तरीके से किया जाए ताकि जो अनाज है उसे नुकसान ना पहुँचे। तो लिखा है उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अगर नमी चली जाएगी अनाज में तो अनाज जो है वह खराब हो जाएगा। इसलिए नमी, कीट और चूहों से और सूक्ष्म जीवों से उन्हें बचाना है। आगे लिखा है ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। धूप में इसलिए सुखाना आवश्यक है कि उनकी नमी जो है वह नष्ट हो जाए। आगे लिखा है इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं भंडार गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण ये रखे हुए हैं। ये भंडार गृह हैं और इस प्रकार से बोरों में भरकर इन्हें रखा जाता है अनाज को। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। यानी घरों में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती हैं और जो बड़े भंडार गृह होते हैं उनमें रासायनिक उपचार किया जाता है। यहाँ आप इस चित्र में अनाज भंडारण हेतु साइलो को देख सकते हैं। अब लिखा है जंतुओं से भोजन, यानी हम लोग अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें जंतुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है? दूध है, घी है, खोया है, ये सब जंतुओं द्वारा ही प्राप्त होता है हमें। तो आगे लिखा है इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग
मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। पहेली कुछ कहना चाहती है। पहेली कह रही है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे याद रखना है आप लोगों को। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लेसन था। 1-2 प्रश्न कभी कभी इससे पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।